अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी फुर्तियाँ दिखा रही थी ऑपोजिशन, लेकिन पे दर पे मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद भी कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। और अगर अब ये कहा जाए कि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ऑपोजिशन के अरमानों पर रौस तो नहीं पड़ रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से जो मुलाकात की, उसके बाद उनका एक अहम स्टेटमेंट सामने आया कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मैंडेट मिला है और हम पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देना चाहते। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट परवेज़ इलाही साहब का सामने आया। इसी सारे हंगाम में हमने ये भी खबर सुनी कि जहांगीर खान तरीन साहब जो कि ख़राबी सेहत की वजह से पहले ही हॉस्पिटलाइज रह चुके हैं, अब वो लंदन चले गए हैं चेकअप के लिए और शायद वो कुछ दिन वहाँ पे क़याम भी करेंगे। ज़्यादातर जो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की उम्मीद थी वो इन्हीं दो महवर थे, यही दो लोग, यानी परवेज़ इलाही साहब और जहांगीर खान तरीन साहब। लेकिन दोनों की जानिब से एक ही दिन इस किस्म की मूवमेंट से यकीनी तौर पर ये किया जा रहा है कि शायद ऑपोजिशन को एक झटका लगा है या फिर कम अज़ कम अभी फौरी तौर पर ऑपोजिशन कुछ भी करने के काबिल नहीं है। क्या वाकई ऐसा है या सूरत हाल इसके बरअक्स है? अभी भी ऑपोजिशन के पास कुछ कार्ड्स हैं जिन्हें वो प्ले कर सकती है। इसके हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन होगा, जबकि हुकूमत ने भी उसको काउंटर करने के लिए अपने तौर पर सिंध में एक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। तो ये क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है PTI की? इस पर भी बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। साहब, क्या परवेज़ इलाही साहब के स्टेटमेंट को ये समझा जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, फिर मैं जवाब ही समझा ना ही समझा, तो ये क्या इस तरह से उनका कहना अचानक से उन्हें याद आ गया कि पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे? क्या है ये जवाब दे दिया ऑपोजिशन को उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, लगता है आपने परवेज़ इलाही साहब का बयान पूरी तफसील से नहीं पढ़ा। अच्छा। अच्छी तरह नहीं पढ़ा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, पहली बात तो ये कि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और याद है आपको, कल भी जब मैंने बात की थी, जब हम कायरा साहब से साथ भी बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी। परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत को, ये अब कहा जा रहा है जी उन्होंने हुकूमत को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन अगर आप तफसील से वो पढ़ें बयान तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इतनी नपे तुले अंदाज में बात की है कि कहीं पे भी ये जाहिर नहीं होता कि वो हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं या अपोजिशन की। उन्होंने बड़ी नपी तुली बात की, इसमें तो कोई शक नहीं। सब कहते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो फलनी फूलनी चाहिए, ये भी है कि 5 साल की पूरे करने चाहिए, लेकिन अपोजिशन का तो मौक़िफ़ ये है कि ये असम्बली जाली है। वो तो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन ही सिलेक्शन, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त वो उस पोजीशन पे है कि सबसे ज़्यादा गेन वो हासिल कर सकते हैं और वो पूरा इस पे पूरा खेल रहे हैं। वो उस पूरे गेन के बगैर किसी तरफ भी जाएंगे नहीं। दूसरी बात ये देखें, ये जो दूसरी बात में आती है, जो पहली बात है ना, व्यूज में भी एक बात है छुपी हुई। जी। क्योंकि बात ये हो रही है कि जब उन्होंने ये कहा, ऑफर मिली कि जी CM-शिप की, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने के, 2-3 महीने के लिए नहीं, फिर पूरा टर्म या कम से कम 1.5 साल जो बाकी है वो होना चाहिए, जिसपे PMLN की तरफ से जवाब पॉजिटिव नहीं गया। उसके बाद उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया। अगर हम इस तनाजुर में देखें तो उससे ऐसा आपको नहीं लग रहा कि अगर उन्होंने ऑपोजिशन के साथ चलना होता तो वो ये कह सकते थे कि 5 साल का मैंडेट होता है, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं मुल्क की कि जिसमें फौरी तौर पे कुछ चेंज होना चाहिए तो उस पर सोचा जा सकता है? अगर मैं आपसे ये करूं कि आपकी ये बात भी गलत है, आप कहें, मैं तो एक ऑप्शन सुने नहीं, ऑप्शन नहीं, आपसे मैं इससे भी बड़ी बात करने लगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नज़र, हिलाली साहब थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ अगले 5 साल की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नज़र इस 1.5 साल की वज़ारत आला पे भी नहीं है, उनकी नज़र अगले 5 साल पे है। वो जो मामला है उनका, वो तो चाहते हैं कि अगर अपोजिशन के साथ वो जाएं तो अपोजिशन ये कमिटमेंट करे कि अगले 5 साल के लिए वज़ारत आला उनको दी जाए। लेकिन फिर ये तो फिर करीने क़यास ही है ना, PMLN कहाँ ये लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं आपको ये बता दूं, PML मान सकती है नहीं मान सकती, इस बहस में अभी नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी ये सवाल नहीं है, अभी परवेज़ इलाही साहब का सवाल है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब, वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ना भी मिले और ये अपोजिशन के साथ खड़े। लिहाजा ये कुछ भी कहना जो है ना इस वक्त वो नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं
जो मैंने कल आपसे कहा था कि अभी वो बात, मेरी बात को इंडोर्समेंट मिल रही है, वो बात इंडोर्स हो रही है कि हुकूमत वुज़रा इस वक्त दबाव में हैं, इसीलिए इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं और बतौर परवेज़ खटक साहब अपोजिशन से भी राब्ते किए जा रहे हैं। चलिए हिलाली साहब, ये फरमाइए कि परवेज़ इलाही साहब ने फ़ौरन से पार्लिमानी रिवायात की बात की है। जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा है, अगरचे ये भी खबर है कि वो वाकई बीमार हैं, लेकिन बड़े क्रूशल टाइम पे वो चेकअप के लिए लंदन चले गए। तो आप समझते हैं कि ये दोनों वो लोग थे बेसिकली जिस पर ऑपोजिशन ज़्यादा फोकस कर रही थी, डिपेंड कर रही थी, तो उसके बाद ऑपोजिशन का मोराल सर्टेनली डाउन हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आप तवज्जो दें कि कितने डिविजन्स हैं ये ऑपोजिशन के अमंग देमसेल्व्स, उनके दरमियान कितने डिविजन्स हैं। सनाउल्लाह साहब ने कहा कि यार हम ना, इन सो मैनी वर्ड्स, मैं नहीं कह रहा हूँ ये उनके एक्चुअल अल्फाज हैं, अगर हमें परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट करना है तो फिर कि हम नाक पकड़ के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए कि इस इमरान खान से बेहतर, हर चीज़ इमरान खान से बेहतर है। अब देखिए, ऐसी बात कहना कि वॉट एवर इट टेक्स हम मान जाएंगे, परवेज़ इलाही नाम लेके उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छा रिवाज है, ये कोई अच्छा इंडिकेशन है कि उनका कोऑपरेशन होगा। और जैसे आज आपने फिर कहा और इमरान याकूब ने सही कहा, वो 5 साल चाहता है, वो 1.5 साल भी नहीं चाहता है, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। तो इन सो मेनी वर्ड्स वो हो ही नहीं सकता। पीपीपी वो कहते हैं 3-4 महीने नहीं, आप पूरा 1.5 साल इस गवर्नमेंट को चलाएंगे, पीडीएम 1.5 साल इस गवर्नमेंट को चलाएंगे और हम लोगों के भी हिस्से होंगे फेडरेशन में और ये वो। अब 1.5 साल उनका, 4 महीने नून कह रही नहीं इमीडिएटली इलेक्शंस कराओ। तो आप देख रहे हैं ना, लुक एट द डिफरेंसेस। और मैंने सुना भी ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले, किसी के साथ नहीं खड़े रहेगी, मगर मुख्तलिफ पार्टीज की एटीट्यूड्स पे गौर कर रही है, और जो एटीट्यूड्स उनके हैं वो खुद सोचेगी कि यार ये एटीट्यूड के साथ क्या इन स्टोर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। 1.5 साल हो, अगर नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो, क्या एटीट्यूड्स है ये सही है, अच्छे हैं, क्या हमारी हिमायत होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, एक्चुअली ये नो कॉन्फिडेंस का बिल्कुल खत्म हो गया है, इसीलिए कि आप शुरू में ने जो कहा था, परवेज़ इलाही ने बता दिया है उसको क्या चाहता है। तरीन साहब, आई एम सॉरी टू से, उनकी बीमारी जो है बड़ा, इट्स अ सीरियस इलनेस, और कोई पता नहीं वो 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। मेरे ख्याल में आई होप नॉट, खुदा ना करे, मगर क्या इज ही आउट ऑफ द रनिंग, क्या अब वो इस पूरे इसमें से निकल गए हैं। अगर वो निकल गए हैं, उनकी जगह तो कोई नोबडी कैन फिल इट ना, उनकी जगह में कोई आ नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। ये जो लोग हैं, तो आपके नजदीक इस गुब्बारे में से हवा निकल गई है, हैं हिलाली साहब? अगर मैं इसको लास्ट एक चीज बता दूं, अगर आप पाकिस्तान की तारीख स्टडी करें, आपको मैं बता रहा हूं कि जब तक 10-15 लोग एक पार्टी से खुल के नहीं आए सबके सामने, जैसे हामिद नासिर चट्ठा आया था और कहा हम रेबल्स हैं, हम वोट करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ, या कुर्बान जो भी था 90 में, वो कहा था हम पीपीपी के खिलाफ हैं और हम खड़े होके कह सकते हैं हम पीपीपी के खिलाफ हैं। मैं नहीं समझता हूं ये 3 इधर से, 4 इधर से, पैसे इधर, एक टिकट उधर और इस किस्म के, इससे आपको नो कॉन्फिडेंस, आप जीतेंगे। सो आई थिंक दैट इज बेसिकली ये खत्म हो गया है मूवमेंट। ओके, ये नो कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये अब परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। लेकिन इमरान साहब, जहांगीर खान तरीन का जाना, हम तो अभी तक ज़्यादातर 2 ही ये नाम सुन रहे थे कि काफ को मिला लें और या जहांगीर तरीन हमारे साथ होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब बीमार हैं, ये तो बात पता चल रही है, लेकिन क्या वाकई वो बहुत अरसे के लिए अगर बाहर चले भी जाएं तो कोई भी वो फैसला करे, वो तो अपने ग्रुप को तो बता ही सकते हैं। फिर वो लंदन गए हैं, हो सकता है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर लें। पहली बात ये है कि हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह जहांगीर तरीन साहब को सेहत दुरुस्ती अता करे,
वाकई वो बड़े सीरियसली उनका मामला है और वो गए हैं बीमारी के इलाज के लिए ही गए हैं। अल्लाह करे वो जल्दी से आ जाए। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वक्त पोजीशन ये है कि जहांगीर तरीन साहब फैसला कर चुके हैं। अब वो फैसला जो उन्होंने किया है, जो उनकी एक किचन कैबिनेट है, उसको वो उससे आगाह कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, जैसे आप कह रही थी कि गुब्बारे में से हवा निकल गई है। अभी सिचुएशन बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर हवा निकली होती तो फिर मैं वो कहूँगा कि आज चेयरमैन सेनेट भी यहाँ आके स्पेशल ना मिलते चौधरी से, और उसके अलावा परवेज खटक साहब को भी ऐसी बातें ना करना पड़ती। मामला ये है कि अभी ये मामला चल रहा है, ऑनगोइंग है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो ये मामला था, एक इख्तलाफ था कि वो कह रहे थे कि 1.5 साल आप इसको चलाएं। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, हिलाली साहब खबर है, ये खबर ले लें कि पीपल्स पार्टी भी मान गई है इस बात पे कि ठीक है, सॉर्ट आउट उन्होंने कर लिया अपोजिशन ने कि हम 4 महीने में हम अमेंडमेंट्स करेंगे, और ये जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इन्होंने जो किया और उसमें करके तो फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना तनवीर हुसैन साहब पीएमएलएन के सीनियर, उनसे जानते हैं क्या अंदर खिचड़ी अब पक चुकी है, अब बाहर आने वाली है, या फिर अभी मजीद कुछ वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए कि अदम एतमाद के हवाले से अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर्स आपके पास पूरे हुए हैं या नहीं, क्योंकि काफ लीग की जानिब से भी कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो आपके साथ खड़े हैं। जहांगीर खान तरीन साहब भी तशरीफ ले गए लंदन, तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम अदम एतमाद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं आपको होना चाहिए। नंबर हमारे पहले पूरे थे और अभी भी हैं, लेकिन जो अभी इमरान साहब ने बात की है, कुछ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट समझ लें कि पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वो जो चीजें हैं, जिस तरह 4 महीने की इन्होंने बात की, पहले यही था कि पूरा टर्म जो है वो कंटिन्यू किया जाए, तो अभी इनको साडू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पूरी टर्म के साथ, इस बैगेज के साथ जो इन्होंने 3.5 साल में गवर्नेंस दी है या इनकी पॉलिसीज रही हैं, उनका जो बोझ है वो 1.5 साल में हमारे खाते में जाएगा। 1.5 साल में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, कोई विजिबल हो कि बहुत ज्यादा उसमें माशी तौर पे या दूसरे मामला, जिस तरह बहुत सारे लॉज इन्होंने बनाए हुए हैं, IMF के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, तो उसकी चीजों के लिए जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट हो, और उस फ्रेश मैंडेट के तहत जिसको भी मिले फ्रेश मैंडेट, जिस पार्टी को भी अवाम दें, इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे मामला। लेकिन राना साहब, ये थोड़ा सा क्लियर तो ये तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, जब जनरल इलेक्शन होता है उसमें देखे लोग क्या फैसला करते हैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि आप लोगों का तय तो यही हो रहा है ना कि फिर 1.5 साल आगे नहीं खींचेंगे मामलात को, बल्कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये बात तो तय हो गई है फिर इसका मतलब। हाँ, ये नहीं, हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि ये 3-4 महीने इसलिए हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन लॉज हैं या दूसरे लॉज जो वो चीजों को ठीक करके फिर इलेक्शन की तरफ आप इलेक्शन के लिए को फैसिलिटेशन के लिए वो चीजें हम कर लें, कुछ रिफॉर्म्स ले आए, ये कुछ इस किस्म की। नहीं, अर्ली इलेक्शन में हमारा भी मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट डे इलेक्शन हो जाएगा, मतलब यही है कि फिर 3-4 महीने 90 दिन की कोई गवर्नमेंट बन गई, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसने चीजें भी कर ली बेहतर, जो आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। लेकिन एनीवेज राना साहब, जो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रही थी, आप कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, तो क्या इत्तेहादी आपके साथ हैं या फिर PTI के लोग आपके साथ हैं? ये तो थोड़ा सा इशारा दे दें। नहीं, नंबर जो पूरे हैं वो PTI के नंबर डाल के ही, उनके मेंबर्स डाल के पूरे हैं, लेकिन ये यकीनी बात है कि हम चाहते हैं कि अलाइज भी हमारा साथ दें, और इसलिए कि अलाइज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बड़ी मैच्योर पार्टी हैं, जिन्होंने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, जैसे MKM है या क्यू लीग वाले हैं। ये लोग वो हैं जो ज्यादातर इनकी तवज्जो जो गवर्नमेंट के साथ जाते हैं वो भी इसीलिए होता है कि अपने मसले मसाइल जो हैं, हल्के जो हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, बेहतर करें, वहाँ पे मसाइल हल करें। तो अभी अगले इलेक्शन में वो समझते हैं कि PTI के वो जो बैगेज है या जो उनके मामलात हैं इस वक्त आवाम की नज़र में,
उसके साथ वो जान छुड़ाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं और अपने इलेक्शन, अगले इलेक्शन सिक्योर करने के लिए। ठीक हो। राना साहब सबसे कि हमें कोई रास्ता मिल जाए जिसके हम जिसकी वजह से हम इस वक्त वोट नो कॉन्फिडेंस के सपोर्ट करें। वो चीजें हो रही हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको नजर आ जाएंगी चंद दिनों में, बेहतरी जो है या अनाउंसमेंट है या जो भी है वो चीजें सामने आ जाएंगी। राना साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरी खबर को कंफर्म करने का। आमतौर पे पाकिस्तानी सियासत में ये देखा गया कि दो जब बातें होती हैं जिस पे हमेशा से जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का साथ देते हैं। एक, हुकूमत बनने के फौरी बाद जब उन्हें वजारतें और ओहदे मिलने का लालच हो। दूसरा, अगर हुकूमत ने कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई और वो ये समझें कि अगले इलेक्शन में भी हमें इसका फ़ायदा होगा, तो आप एक सीनियर सियासतदान के नाते से क्या सोचते हैं कि इस वक्त इत्तेहादियों के लिए ये दोनों सूरत हाल हैं या दोनों ही नहीं है? नहीं, दोनों ही नहीं है। जो सेकंड जो आपने दूसरी बताई है वो तो यकीनी तौर पे नहीं है कि इन्होंने कोई परफॉर्म किया हो, कोई डिलीवर किया हो या किसी शोबे में भी आपको कोई बेहतरी नजर आई हो। और स्वाय यही कि पिछली गवर्नमेंट का किया दर है, वो 3.5 साल बाद भी कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट। तो अब लोगों भी ये इस नैरेटिव से या इस उनके तरीक़ेकार से तंग आ गए हैं कि भाई आप कुछ करें। तो इत्तेहादियों को ये महसूस आप देखे हैं कि काफ़ी पहले शुरू हो गया था, इनकी जो थोड़ी सी बेचैनी थी या वो महसूस करते थे उनके बयानात से, उनकी बातों से चल लगता था कि वो इनकी परफॉर्मेंस से या इनके कंडक्ट से या इनकी तरीक़ेकार गवर्नेंस के तरीक़ेकार से मुतमिन नहीं है। जहाँ तक आपका ये है कि शेयर सॉरी हुकूमत में मिलना, वो भी आपको पता है कि गए बगए ये चीज़ें उन सामने आती रहती हैं कि हमें ड्यू जो शेयर है वो नहीं मिला। और साथ ही साथ अगर कोई वजारत मिली है तो उस वजारत के पोर्टफोलियो से भी खुश नहीं है, चाहे MPM हो या GDA हो या बाप पार्टी हो। आप उन नजर आएगा आपको उनका कि वो किसी को किस जगह लगाया, वो कितनी है वो या पॉलिसी मेकिंग में वो वजारत है या नहीं है। अच्छा राना साहब परवेज खटक साहब ने कहा है कि अपोजिशन के साथ लोग उनके साथ राब्ते में हैं, तो ये वाकई ऐसा है कि जवाब गजल ही है? बस ये वही जो आपने कहा है, ये जवाब गजल ही है। ये इसी तरह ही बात वो जवाब देते रहते हैं। परवेज खटक साहब बड़े सियासी आदमी हैं, मैं तो उनको समझता हूँ वो बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, जो बयान है उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, वो स्वाय एक लोग भी मजाक ही समझ रहे हैं, वो जवाब गजल ही समझ रहे हैं। कोई और हिलाली साहब सवाल एक सेकंड राना साहब, ये मुझे फरमा दीजिए, अंपायर की तरफ बार बार शाहिद खान अब्बासी साहब भी इशारा करते हैं, सब लोग भी कहते हैं। अब आप लोग इस वक्त आज की तारीख में क्या समझ रहे हैं, अंपायर न्यूट्रल है या नहीं है? देखिए, अभी तक तो जो हम कर रहे हैं ये सारा, उसमें अभी तक हमें कोई चीज मिली नहीं। जैसे अभी किसी को टेलीफोन आया हो या किसी तरीके से कोई बात की हो, लेकिन अभी तो ये काम शुरू हुआ है। आपको पता है कि पता तो चलता है जब आखिर पे जब बात होती है, बस लास्ट ये भी बात ये तो फिर यही बात होगी, अगर कामयाब ना आप हुए तो आप कह देंगे जी फोन आ गए थे। नहीं, ये बात नहीं है, वो तो सबको पता होता है क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर पास का एक्सपीरियंस देखें तो लास्ट डे पे जो लेजिस्लेशन हो रही होती है तो नहीं पास हो रही होती, तो फाइनली फिर वो मैनेज किया जाता है। तो ये चीजें ना करें, आपको पता सब बात होगा कि टाइमिंग का भी पता है, कब होती है, किस तरह होती है। तो वो तो उस वक्त होती है जब वो कहते हैं जी अब हमें जरूरत पड़ गई आपकी, फोन चले जाते हैं। अब आई डोंट नो, अभी अपने अपने तौर पर आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, आखिर में देखते हैं फोन किसके हक में जाते हैं। शुक्रिया आपका राना तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, उनका कहूँगी, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हिलाली साहब, ये तो कॉन्फिडेंट है, अभी भी कह रहे हैं गेम इन है, लेकिन आप के ख्याल से गेम ओवर है? मुझे पता नहीं किस मुल्क के बारे में ये बात कर रहे थे। मैं पूछने वाला था इनको कि व्हाट अबाउट विच प्लैनेट, कौन सी प्लैनेट पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ ख़त्म हो गया है, बस इनका ओहदा लेना बाकी है। या फॉर गॉड सेक, ये जो लीडरशिप है जो इस वक्त इंडाइटमेंट फेस कर रही है दूसरे मुल्क में, तो अभी तक कॉन्विक्ट होके टर्म्स पे चले जाते अगर वो जो हमारा प्रोसेस स्पीडेड अप होता। DI खान के इलेक्शन का रिजल्ट देखा आपने क्या हुआ? मौलाना साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीता?
ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसा ये गवर्नमेंट के पास कोई सपोर्ट नहीं है और हर चीज में ये कह दिया है। ये बागी लोग हैं, ये भगोड़े हैं, ये जो इनके साथ आ रहे हैं, ये क्या चीजें लेके आ रहे हैं और किस किस्म की रिश्वत और किस किस्म की हर चीज अनएथिकल जो हो रहा है, मैं तो हैरान हूं। और ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो होने वाले हैं डिस्क्वालीफाई, जाहिर है। जंपिंग शिप और ये और वो, तो मैं तो समझता हूँ इनका सुनना ही बात मुझे बोर हो जाता हूँ। अच्छा चले, आप बोर ना हो, अभी हम वापस आते हैं और आपकी मजीद राय लेते हैं। वो हिलाली साहब का वो मामला है कि वो कहते हैं गलियां हो जन सुंदियां। चले जी, तो वो अख्तर मेंगल साहब का भी जो आज बयान, इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम, इनके पास कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम है महंगाई के लिए? कोई सुना है, देखा है? सर वो कहते हैं जब हम आएंगे तो हम बताएंगे, ऐसे नहीं हम दुम के साथ। ये 5 बिल्ली बंधे हुए हैं दुम से, बस और कुछ नहीं है। आई कांट अभी जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, घोटकी से 27 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पीपीपी जा रहे हैं और ये पीटीआई जा रही है और उनको बताएगी कि 1200 अरब। लेट मी टेक ब्रेक हिलाली साहब, मैं अभी आके मार्चेस पे ही बात करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करेंगे कि ईवानों की सियासत भी हो रही है लेकिन साथ साथ सड़कों की सियासत भी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। लॉन्ग के अगेंस्ट एक और लॉन्ग मार्च जो है वो प्लान कर दिया गया, बल्कि लॉन्च कर दिया गया। ब्रेक के बाद बात। क्या इन 15 साल में सिंध में गुर्बत कम हुई है या बढ़ी है? जहालत में कमी आई है? इंसाफ मिला है? हक मिला है? नहीं मिला? कौम का खजाना तो खाली हुआ, इनकी तिजोरियां तो भर गई हैं। घबराओगे तो नहीं, थक तो नहीं जाओगे, कारवां में चलोगे, मार्च में चलोगे, आगे बढ़ोगे। हमारी मंजिल 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ का झंडा गाड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने सुना, पीटीआई के सीनियर रहनुमा वज़ीर ख़ारजा। घोटकी से कराची तक का लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया है पीटीआई ने अगेंस्ट पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट, और उसका जो नाम है वो तो वैसे उन्होंने हुकूक के नाम पर किया है कि सिंध हुकूक मार्च है ये, लेकिन क्या उनकी मंजिल ये है? उन्होंने खुद ही अपने शॉर्ट में बता दिया कि उनकी मंजिल असल में 2023 के इंतखाबात में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाना है सिंध में। क्या इसमें वो कामयाब हो सकता है या नहीं? और ये मार्च जो है बेसिकली पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ करने की एक कोशिश है सिर्फ, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के मिनिस्टर इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपका, आपने वक्त दिया हमें। शेख साहब सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने कल मार्च करना था, इन्होंने आज ही आपके अगेंस्ट शुरू कर दिया है, तो ये सिंध के हुकूक के लिए निकले हैं या फिर आपके मार्च को डिफ्यूज करने निकले? देखिए जी, ना तो ये सिंध के हुकूक के लिए निकले हैं और न ही इन विचारों में इतनी मतलब कोई सियासी कुव्वत है या अवामी ताकत इनके साथ है जो ये हमारे मार्च को डिफ्यूज कर सकें। ये बिल्कुल वो एक घबराए हुए लोग हैं। पूरे मुल्क में तो उन्होंने मतलब जो हालत की है वहाँ तो हुकूक दिए नहीं, हुकूक लोगों के ले लिए। अब ये आए सब मोतबरीन बन के और मतलब जिनकी कोई सियासी हैसियत सिंध में नहीं है वो आके मतलब यहाँ से हुकूक दिलवाएंगे। तो सिंध जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा वोट लेगी, और क्योंकि हमने डिलीवर किया है, हमने लोगों की खिदमत की है इधर। और ये मतलब सिर्फ आके ये जो लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के क़यादत में जो कल से शुरू होगा, वो आप देखिएगा ना, फर्क देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि क्या फर्क है और कितने लोग थे, क्या था। शेख साहब फ्री हैंड आपने दिया है पीटीआई को? बिल्कुल फ्री हैंड है जी, जो मर्जी कर लें, पहले बिल्कुल कर लें। और ये हम बिलीव नहीं करते इस चीज पे, हमने इस पर पॉलिटिकल प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, डायलॉग पे बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे बिलीव करते हैं, और हमने उनको फुल फ्री हैंड दिया है। अब ये मतलब हमें मतलब वो जरा के हुकूक की बात करते हैं, पहले अपने हुकूक तो दे लोगों को, पंजाब में तो दे दें। और मैं समझता हूँ कि पहले भी आजमाए जा चुके हैं, मोहतरम है हमारे लिए शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन वो पहले भी यहाँ से 2 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके हैं इलेक्शन। और सिर्फ ये अपने मुरीदों को, जो कि काफी तादाद में मुरीद उनके इधर थे, लेकिन वो भी पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ डिलीवर करते हैं, लोगों से राब्ता हमारा होता है। ये सिर्फ इलेक्शन के जमाने में आते हैं और अपना पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने के बाद ये फिर 4 साल 5 साल गायब हो जाते हैं, फिर आते नहीं है। और ये सियासत जो है अभी डे टू डे अफेयर है, जो यहाँ लोगों के साथ रहेगा
लोग लेकिन उसी के इम्तियाज साथ शेख रहेंगे। साहब, जो खास तौर पर सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पर एक अनरेस्ट है, और यही वजह है कि हमने देखा कि जब आप लोगों ने बलदियाती कानून भी नाफिज करने की कोशिश की, मंजूर किया, तो उसके बाद सारी वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स जमातें थी वो आप लोगों के खिलाफ खड़ी थी। तो आप समझते देखिए हैं कि जी, जो वो पहले से ही मतलब पॉलिटिकली हमारे खिलाफ असेंबली में भी हमारे खिलाफ उनका गठजोड़ है और वैसे भी रहता है, लेकिन हमने फिर भी डिफ्यूज किया ना, हमने उनसे डायलॉग किया, हमने उनसे बात की, हमने उनको बताया कि ये वजूहत थी और हमने जो चीजें मानने वाली थी मान ली उनकी, जो मतलब नहीं था तो हमने अपना पॉलिटिकल स्टैंड उनको बताया और इंशाल्लाह आप देखिएगा यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये वो लोग हैं जो कि मतलब इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, आप देखिएगा। ये मतलब उन्होंने तो शोर हंगामा तो किया, लेकिन आपने देखा कि पूरे का पूरा डिफ्यूज हो गया। उनको पता है कि उनका इलेक्शंस में उनके साथ क्या होने वाला है और सिंध के लोग किस तरीके से वोट देंगे। और आप कल का जो हमारा शो है, जो हमारी रैली है, वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, इस महंगाई के खिलाफ और जो ज्यादतियां, लेकिन वो क्या इम्पैक्ट डालेगी? आप जाएंगे, पहुंचेंगे, तकरीरें करके घर आ जाएंगे, धरने के ये बगैर कितना परेशान कर लेंगे आप गवर्नमेंट को? धरना बैठा देखिए हो तो जी, गवर्नमेंट को भी मुसीबत पड़ी होती है कि यार इतने लोग बैठे हुए हैं, इन्हें निकालो यहाँ से, हिलाना है। देखें हमें तो फिलहाल तो यही बताया गया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, पॉलिटिक्स है। और अच्छा, इस बात का इम्कान है कि कोई धरना हो सकता है? इस वक्त तक तो यही है जो प्रोग्राम चेयरमैन बिलावल साहब ने दिया है, वो यही है कि हम जाएंगे वहाँ। और जब जैसे जैसे हमारे दिन करीब आ रहे हैं इसके मार्च के, आप देखिए हुकूमत परेशान है। ये परेशानी नहीं तो क्या है, यहाँ सिंध में पीटीआई जो सिंध दुश्मन पार्टी है, सिंधियों के मतलब सिंध के खिलाफ उन्होंने क्या नहीं किया। सिंध का पानी बंद है, सिंध की गैस बंद है, सिंध की बिजली बंद है, सिंध का NFC अवार्ड है वो नहीं सिंध को मिल रहा, और इस तरह के बहुत से मामलात हैं जिसमें मतलब वो एंटी सिंध पार्टी है। तो उनको सिंध से क्या रिस्पांस मिलना है, आप इसका अंदाजा खुद कर लीजिएगा। इनको तो इंशाल्लाह कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे सिंध में। इन्होंने वो असर किया है सिंध के लोगों का। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आज पीपल्स पार्टी ने जो कराची में रैली निकाली है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कितने लोग आपके इस एहतजाज में तकरीबन शामिल हो जाएंगे इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते? देखिए जी, सिंध में तो मतलब मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये मार्च बढ़ता जाएगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे, लोगों में जो जोश और जज्बा है ना, वो आप देखने के लायक है। आप कल देखिएगा इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में होंगे जब यहाँ सिंध से हम पंजाब के बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जब जाएंगे तो यहाँ लाखों की तादाद में लोग होंगे। और पंजाब से हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी मतलब इसी तरह का साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से होगा। KP से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, गिलगित से लोग आ रहे हैं। मतलब आप देखिएगा तो ये आप कह रहे हैं ना कि क्या इसका वो इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट तो अभी से ही टांगे हिलना शुरू हो गई हैं। और मतलब वजीर खारजा अपनी वजारत खारजा को छोड़ के उन मामलों को छोड़ के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकाले बगैर इधर सिंध आ गए हैं और आगे तकरीर करेंगे लाड़काना में। कर लेंगे शौक पूरा भी, लेकिन मेरा मतलब है कि उनको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज शेख साहब, आपने वक्त दिया हमें, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस सवाल पे। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन हिलाली साहब, आपको भी ये लगता है कि कल पीपल्स पार्टी के मार्च में बड़ा कोई ज्यादा तूफान आने वाला है, बहुत लोग होंगे कि हुकूमत परेशान होगी? ये वडेरा बदमाशी ये निकल रहा है कल, और 1200 अरब जो इनको हर साल मिलता है वो किधर गया है, और क्या हालात हैं सिंध के, वो लोगों को इन PTI का जो मार्च है, आई होप वो पूछेंगे उनको ये सवाल। या माय गॉड, किसको नहीं पता है कि 50 साल पीछे, जब ये आते हैं तो 30 साल पीछे, जब ये जाते हैं 30 या 50 साल पीछे होता है सिंध किसी और प्रोविंस के, खास तौर पंजाब के। इट्स ह्यूमिलिएटिंग। अब तो ये हालत हो गई है कि इनके 2 पुलिस वाले जो वायरल हो गया है वीडियो, वो पुलिस वाले खुद चोरी कर रहे हैं और मगिंग कर रहे हैं, वो भी पकड़े गए हैं। वो तो एथिकली इनका ये हालत है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं, वो क्राइम, दे आर रिवर्टिंग टू क्राइम। वो कहते हैं हमारे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिला है इस सूबे में, हमारे जो बड़े हैं। तो फॉर गॉड सेक, मेरे ख्याल में इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स एक बड़ा अफसोस होता है देखना क्या हो गया है सिंध को।
अब ये वतेरा बदमाशी पे निकले हुए हैं, अब पता नहीं किधर किधर तक जाएंगे ये। मियां साहब, आपकी क्या राय है, पीपल्स पार्टी इनका का तो कोई कल का हल ही लॉन्ग नहीं। मार्च कितना सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये बात वाज़ेह है कि ये जो तहरीक इंसाफ इस वक्त वहाँ पे कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ के लिए उसके मुतबादिल के तौर पे ये जो है ना पीटीआई ने अरेंज किया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ज़ाती तौर पे समीना ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च का हक हासिल है या मुस्लिम लीग नून को एहतजाज का हक हासिल है, तो पीटीआई तो फिर पीटीआई को भी ये हक हासिल है कि वो भी कराची में या सिंध में सिंध हुकूमत के खिलाफ ये मार्च या एहतजाज कर सकती है। क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि लोग सिंध में भी बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से खुश नहीं है और पीपल्स पार्टी को जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था वो समझते हैं कि वो नहीं कर पाई। लेकिन हालात इसके बावजूद जो बड़े दिलचस्प हैं वो बात समझे कि 2013 में जब इलेक्शन हुए तो सिंध में 168 में से 94 सीट्स मिली पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर इनकी बात मानी जाए तो उसके बावजूद 2018 में तो सीटें कम होनी चाहिए थी ना, सीटें कम होने की बजाय 94 से बढ़ के उसके बाद हुकूमत में इनकी 99 होगी सीटें। यानी कि मामला ये है कि पीपल्स पार्टी का मुतबादल उस तरह से अभी तक सिंध में अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरी जमात बन नहीं सकी। किसी भी जमात ने पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम हो, अनफॉर्चुनेटली सिंध में उस तरह से काम नहीं किया कि वो मुतबादल पीटीआई ने अगर उस वक्त सीटें 2018 में हासिल भी की तो वो कराची की हद तक उसका अटेंड पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि एमक्यूएम को पड़ा। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अंदरूने सिंध किसी भी पार्टी ने उस तरह से काम ही नहीं किया। अगर हम आज ये कहते हैं ना कि सिर्फ कसूरवार हम इसमें करार दे दें कि जी पीपल्स पार्टी सिर्फ रिगिंग के जरिए हो सकती है, तो मैं इस जो है ना थ्योरी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि किसी और पार्टी ने काम ही नहीं किया। या तो होता ना कोई पार्टी इतना वहां पे डिलीवर करती, काम करती, कोशिश करती, लोगों को मुनज़्ज़म करती, अपनी तंजीम साजी करती, अच्छे लोग शामिल करती और फिर देखते हैं कि अवाम उसके साथ कितना चलते हैं। तो ये दूसरी पार्टियां भी इस बात की जिम्मेदार हैं। बिल्कुल फ्री स्पेस दे दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी को। अगरचे पीपल्स पार्टी ने बकौल आपके नहीं इतना परफॉर्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी वही इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध की पावर पॉलिटिक्स कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी कुछ यूक्रेन की क्राइसिस के हवाले से भी खास तौर पर हमारा कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उस पर खास तौर पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसके हवाले से ज़ाहिर है ख़बरें रही हैं और आज भी आ रही हैं। अभी तक ये लड़ाई जारी है, रूस ने मज़ीद उस पर अटैक्स किए हैं और अभी तक कोई इसमें हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस मसले का हल कब तक निकलेगा और कैसे निकलेगा। मुख्तलिफ ममालिक अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, कुछ रूस को कंडेम कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब तुर्की ने सालसी की भी पेशकश की है और इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ज़रूर ज़ाहिर है यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन कोई अपनी फ़ौज नहीं भेज रहा है, ना उसके हवाले से कोई हतमी तौर पर ये कह रहा है कि वो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आखिर इसका हल क्या होगा वो तो अपनी जगह एक मामला है ही, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान का एक बड़ा मेन कंसर्न है वो ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उनका क्या होगा। काफ़ी परेशान कुन वीडियोस ज़रूर देखने में आई हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो 3000 के करीब वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उनमें से ज़्यादातर निकल गए हैं, निकाल लिया गया उन्हें, और सिर्फ 600 यानी 600 के करीब तलबा जो है वो वहाँ रह गए हैं, जिनमें से कुछ को मज़ीद आइंदा चंद दिनों में निकाल लिया जाएगा। क्या वाकई सफारत खाने में ऐसा ही हुआ है और उन्होंने इतना हेल्प आउट किया उन्हें? इसी से जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है वहाँ पर उनका क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है और उन्होंने व्यू पॉइंट से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू में क्या हमें बताया वो सुन लीजिए। 34 बच्चे इस वक्त जो ट्रेन खरकीव से आ रही है उसमें है, 20 बच्चे जो कीव से हमारी बस आ रही है उसमें है। तकरीबन ये नंबर बन जाता है कोई 450 के करीब, 436 के, विच इज नाउ विद अस बिटवीन लवीव, सोन टू बी इन बिटवीन लवीव एंड द पोलिश बॉर्डर। हमारे पास जो पीछे बच्चे बच जाएंगे वो तकरीबन 175 के करीब हैं जो खरकीव में हैं, और अगले आज रात को और कल सुबह तक जो ट्रेनें 2-1 आएंगी उसमें हम इन बाकी लोगों को भी निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले 1-2 दिन के अंदर इन सारे बच्चों को इधर ले आएंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पे काफी मसला है क्योंकि 3 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं सिर्फ, और 30 से 40 हज़ार लोग मौजूद हैं, हमारे तो सिर्फ ये 400 हैं।
उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में मैक्सिमम ये काम हो जाएगा। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। इस तरह की सिचुएशन में सफारत खाने की क्या जिम्मेदारी होती है हिलाली साहब, और क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को सही तौर पे फैसिलिटेट वहाँ पे किया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये रीडिंग ऑफ द सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मगर एक सफ़ीर का काम ये है कि नहीं कि वो जंग छिड़ने के बाद लोगों को कहें कि आप निकलें। अगर वो जंग छिड़ने से पहले अगर उसका असेसमेंट ये होता क्या फोर्स के साथ आ रहा है रूस और कितना डिटर्मिन्ड है रूस के उसका मन मनाए ज़ेलेंस्की, इनका जो प्रेसिडेंट है, तो मेरे ख्याल में अगर पहले कुछ इनको ये कर देते और कहते निकलो, मगर अब तो आसान है मुझे इधर बैठ के कहना, मगर मैं समझता हूँ कि अगर कुछ इनको नोटिस मिलके उनको कहते कि भाई तुम अगर भी बेहतर हो गया सिचुएशन बॉर्डर तक तो जल्दी से पहुँचो कि तुम्हें निकालने के लिए आसान होगा। बहरहाल अब वो कोशिश कर रहा है। ये यंग एम्बेसडर, ये मेजर जनरल है फ़ौज का, तो मेरे ख्याल में इसको सुना है मेजर जनरल है फ़ौज का, तो मेरे ख्याल में कि कुछ पता होगा इवैक्यूएशन और मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। इमरान साहब, आपकी क्या राय है, हम इत्मीनान रखें स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, बात ये है कि हिलाली साहब ने 100% ठीक बात की है कि जब पूरी दुनिया को पता था कि जंग होने जा रही है, हालात ख़राब हैं, तो आपको चाहिए था उस वक्त कोई प्रोग्राम बना लेते, उस वक्त कोई इक़दाम कर लेते, लेकिन इस तरह से इक़दाम किए नहीं गए। अब हुकूमत, वो सफ़ीर साहब ये कह रहे हैं कि हमने ये कर लिया, तो हम तो यहाँ बैठ के यकीन ही कर सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए कि जो असल में तलबा हैं, जो उनकी तरफ से वीडियोज़ आ रही हैं, जो वो अपने घर वालों को पैगाम दे रहे हैं और मसाइल बता रहे हैं, वो बड़े दिल गिरफ्त हैं। इसलिए मैं तो यही कर सकता हूँ यहाँ बैठ के कि हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जितनी भी जल्दी हो सकता है और जो मुमकिन मदद है उनकी वो की जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए उस जंग वाली सूरत हाल से। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा इसके मसले की तरफ भी आ जाएं। हिलाली साहब, क्या आपको लग रहा है आने वाले चंद दिनों में क्या ये जंग रुक सकेगी किसी तरह से? प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह से ये मामला अब ख़त्म होगा? अमेरिकन की पूरी कोशिश ये है कि एक प्रॉक्सी वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ें उधर यूक्रेन में, और अमेरिकन बड़े ठीक ठाक लड़ते हैं प्रॉक्सी वॉर, जैसे आपको पता है हमारे को इस्तेमाल किया और फिर मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया रूस के ख़िलाफ़। तो अब ये यूक्रेन जो है, यूक्रेनी जो हैं, ख़ास तौर वो जो वेस्टर्न यूक्रेन के हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा सोवियत फोर्सेस के ख़िलाफ़। $400 मिलियन के हथियार पहले दिए हैं, अब फिर सुना है कुछ जाएंगे उधर। तो उनका ये है, इरादा ये है कि रूस को बॉग डाउन करें। रूस ने एक ऑफ़र दिया है ज़ेलेंस्की को, जो इनका सदर है, जो अमेरिकन का पिट्ठू है बेसिकली, और उसको कहा है कि भाई बात करो, तुम न्यूट्रल, कम से कम तुम न्यूट्रल हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारे साथ आ जाओ, मगर हम ये ज़रूर कहते हैं तो तुम नेटो में ना बनो, तुम उनके गोद में ना जाके कूदो, इसलिए अगर तुम ऐसी कोई चीज़ करोगे तो हमारे सिक्योरिटी को इम्पैक्ट होगा। और देखिए, पुतिन ने खुद कहा है, और मैंने वो वीडियो देखा है, 99 में उसने कहा, जब पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया ज्वाइन किया, कहने लगा और नहीं होना चाहिए, मेहरबानी से एश्योरेंस दे। फट करके एश्योरेंस मिल गया उसको, अमेरिकन से मिला, बस और हम नहीं करेंगे। मगर 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया चले गए, फिर भी उन्होंने कहा, वो कहते भाई हम तो तुम्हें लिख के तो नहीं दिया था कि हम नहीं बनेंगे। उसने कहा मगर आपने एश्योरेंस दी थी, वर्बल, कहता लिख के तो नहीं दिया था। वो हो गया। फिर 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया आ गए, फिर उन्होंने गए, बदले अब क्या कर रहे हो और क्यों ले रहे हो? हमारे लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जो थ्रेटनिंग हो गया ले ना लिया, उनके लिए तो। हमने तो कोई साइन नहीं किया। 2017 में मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, और 2021 में हर्ज़गोविना, बॉस्निया और जॉर्जिया और यूक्रेन ले जाना था इन्होंने। बस पुतिन ने कहा इज इनफ एंड इनफ, और उसने अटैक किया। देखिए, बात असल ये है कि ये
पुतिन कहता है यूक्रेन कैन बी अ ब्रिज है हमारे और तुम्हारे लोकेशन ऐसी है बिल्कुल, और जैसे नेटो बिल्कुल साथ मिल जाएगा। जैसे फिनलैंड है अमेरिका जो वेस्ट और उससे फिनलैंड जो आज तक बड़ा जबरदस्त मुल्क है, न्यूट्रल है, इन लोग तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि सब चीज इनके साथ आए, तो अब वो लड़ रहा है। अब पता नहीं ये कैसे होगा। मैं तो समझता हूँ 2-3 चीजें आपको जल्दी से मैं बता दूं। हिलाल साहब वक्त खत्म हो रहा है हमारा। ये है कि 1 मिनट रह गया, मैंने कहा जरा मैं इमरान साहब का भी इस पे बात करते जो लोगों को होता है। ले ले, सॉरी। चलिए अभी ये चल रहा है, ऑनगोइंग है टॉपिक, हम फिर आपसे इस पे बात तो करते ही रहेंगे। लेकिन इमरान साहब अमेरिका को सूट करता है। सुन ले, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी जवाब बना के कोई भी ज़ही शूर इंसान ये नहीं कह सकता कि किसी मुल्क का दूसरे पे, अपने से कमज़ोर मुल्क पे हमला करना जायज़ है। देखिए जो भी रूस के मामलात हैं, कुछ भी मंजर कशी की जाए, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि ताकतवर मुल्क निस्बतन कमज़ोर मुल्क पे हमला ही करते। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अमेरिका जो है वो हमेशा से इस तरह की चीज़ें करता है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। रूस जो है, फिर अमेरिका और रूस और ये जितने भी बड़े मुल्क हुए, इनमें फ़र्क तो कोई ना हुआ अगर सब ने एक ही स्ट्रेटेजी रखनी है कि अच्छा जो बात नहीं मानता उस पर हमला कर दो। ये तो कोई तरीका का नहीं। अमेरिका अभी अफगानिस्तान से मुश्किल से निकला है, अब नहीं। लेकिन आप एक बात देखें, आप एक बात देख लें कि अभी आज जो करारदाद पेश हुई है सलामती कौंसिल में, उसमें से 15 में से 11 मुल्कों ने रूस की जो है ना उस पे मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि जी ये ठीक नहीं है। और चीन, इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमीरात जो हैं उन्होंने भी इवन इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि कोई भी मुल्क रूस की हिमायत नहीं कर रहा है। ठीक है, चले जी, देखते हैं आने वाले दिनों में इस मसले का क्या है, इस पर आपको अपडेट रखते रहेंगे हम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।